आइए बच्चों, अब अगला चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 5 वंशागत एवं विविधता के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे आज हम। पर इसके पहले जो चैप्टर आप पढ़ चुके हैं उस चैप्टर के आपको क्वेश्चन आंसर और विभिन्न प्रकार के जानकारी दी जाती है, वो सभी को आप जहाँ भी रफ में या कॉपी में जैसा भी सुलभ हो ऐसा लिखते चलें, तभी इस पढ़ाने का कुछ फ़ायदा होगा। और हर यूनिट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए सभी यूनिट महत्वपूर्ण हैं। और वो जो आज आप पढ़ने जा रहे हैं वंशागत एवं विविधता के सिद्धांत, इससे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देखें वंशागत एवं विविधता के सिद्धांत। पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीवों में प्रजनन की मूल क्षमता होती है। प्रजनन के पश्चात पैदा होने वाली संतान लक्षणों में अपनी पैतृक पीढ़ी में समानता दर्शाती है, यानी अपने माँ बाप के से समानता दर्शाती है। जीव के वे सभी लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं उन्हें वंशागत या आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। इन लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण ही वंशागत कहलाता है। यद्यपि एक ही जाति की संतानों में अपने माता पिता से काफ़ी समानताएं होती है, तथापि ये संतानें कुछ असमानताएं भी दर्शाती हैं। यानी कहने का आशय है कि वो बिल्कुल अपने पेरेंट के समान नहीं होती हैं, कुछ न कुछ विभिन्नता अवश्य पाई जाती है। इन विभिन्नताओं को ही आप वेरिएशंस या विभिन्नताएं कहते हैं। अर्थात ये लक्षण किसी व्यक्ति विशेष को वैयक्तिकता प्रदान करते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें वंशागत एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है आनुवंशिकी कहलाती है। विभिन्नताएं दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1, कायिक या वातावरणीय विभिन्नताएं। ये विभिन्नताएं आनुवंशिक नहीं होती, बल्कि वातावरणीय दशाओं जैसे भोजन, प्रकाश, ताप, नमी इत्यादि के कारण परिवर्धन अथवा इसे कह सकते हैं विकास के समय उत्पन्न होती हैं। नंबर 2, वंशागत या जननिक विभिन्नताएं। ये विभिन्नताएं जनन कोशिकाओं में उत्पन्न होती है, इसलिए ये विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती रहती है, यानी माता पिता से संतानों में पहुंचती रहती हैं। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले इसमें कुछ आनुवंशिक शब्दावली दी गई है। आइए इन शब्दावली को देखें। नंबर 1, जीन। जीन गुणसूत्र पर स्थित डीएनए अणु का ऐसा खंड है जो आनुवंशिक लक्षण की वंशागत एवं प्रकटन के लिए उत्तरदायी होता है, जीन कहलाता है। यानी कह सकते हैं कि जीन डीएनए पर पाया जाता है और जीन गुणसूत्र पर पाया जाता है और डीएनए से बना होता है, और ये जीन ही आनुवंशिक लक्षण को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी होता है। जीन को आनुवंशिकी की मूल इकाई कहते हैं। एवरी मैकलियोड तथा मैकार्थी के अनुसार जीन न्यूक्लियोप्रोटीन से बने होते हैं, यानी जीन का निर्माण न्यूक्लिकम और प्रोटीन से होता है, और न्यूक्लिकम और प्रोटीन को मिलकर के न्यूक्लियोप्रोटीन कहते हैं। नंबर 2, जीनोम। विभिन्न अगुणित गुणसूत्रों का एक पूर्ण समुच्चय जो युग्मक के द्वारा वंशागत होता है, जीनोम कहलाता है। जीन प्रारूप जिसे जीनोटाइप कहते हैं।
किसी लक्षण की जीनी अभिव्यक्ति को जीन प्रारूप कहते हैं। जैसे लाल रंग के फूलों वाले पौधे का समयुग्मजी जीन प्रारूप RR, जबकि विषमयुग्मजी जीन प्रारूप R और दूसरा R स्मॉल है। इसी प्रकार लंबे तने वाले पौधे का समयुग्मकी जीन प्रारूप T तथा विषमयुग्मकी जीन प्रारूप T स्मॉल t है। इसको देखने से आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि किसी लक्षण के लिए दो कारक जिम्मेदार होते हैं और उन दोनों कारकों की अभिव्यक्ति को ही जीन प्रारूप कह सकते हैं। नंबर 4, लक्षण प्रारूप। किसी लक्षण का भौतिक या बाह्य दृश्य रूप प्रदर्शन लक्षण प्रारूप कहलाता है। ये समयुग्मजी अथवा विषमयुग्मजी हो सकते हैं, जैसे लंबे तने वाला पौधा, बैंगनी पुष्प वाला पौधा, हरे बीज पत्र वाला पौधा इत्यादि। लक्षण प्रारूप से आशय ये है, जिस लक्षण को आप अपनी आँखों से देख पा रहे हैं, जो उसका बाह्य लक्षण है, वह लक्षण प्रारूप कहलाता है। यानी किसी पौधे की लंबाई, उसके पुष्प का कलर, बीज पत्र इत्यादि जो आप देख पा रहे हैं, ये सभी लक्षण प्रारूप कहलाते हैं। नंबर 5, संकर, जिसे हाइब्रिड भी कहते हैं। जब तुलनात्मक लक्षणों वाले दो जनकों में क्रॉस कराया जाता है तो उत्पन्न संतति को संकर क्रॉस कहते हैं अथवा संकर कहते हैं। जैसे शुद्ध लंबे तथा बौने पौधे के मध्य क्रॉस कराने पर संकर लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। इनमें प्रभावी तथा सुप्त दोनों जीन पाए जाते हैं। संकरण, तुलनात्मक लक्षणों वाले जनकों में क्रॉस कराने की प्रक्रिया को संकरण कहते हैं। यानी अभी आपने संकर देखा, और संकर जिस प्रक्रिया द्वारा बनते हैं उसी को संकरण कहते हैं। अगला टेक्निकल टर्म एलील या एलीलोमॉर्फ। जीन के विभिन्न रूप एलील कहलाते हैं, अर्थात तुलनात्मक लक्षणों वाले जीन जोड़े को एलील कहते हैं। ये गुणसूत्र के एक ही वी स्थल पर स्थित होते हैं। जैसे पुष्प के रंग के लिए बैगनी के लिए यहाँ WW यानी दोनों कैपिटल जीन है या कारक है। सफ़ेद के लिए दोनों स्मॉल लेटर के W हैं। बीज के आकार के लिए जो गोल है, गोल के लिए राउंड शब्द इस्तेमाल किया गया है। दोनों कारक समान हैं। झुर्रीदार रिंकल्ड जिसे कहते हैं, उसको स्मॉल लेटर R से व्यक्त किया गया है। एक जीन में दोनों एलील समान या असमान हो सकते हैं। यहाँ आप इसे देख पा रहे होंगे। किसी लक्षण के लिए जो अल्टरनेट जीन के फॉर्म होते हैं उसे ही एलील कहते हैं। यानी एक कैपिटल लेटर दूसरा स्मॉल हो सकता है या दोनों कैपिटल हो सकता है। यानी किसी लक्षण के जो दोनों कारक हैं उनको हम एलील कहते हैं। नंबर 8, समयुग्मजी। जब किसी लक्षण के जोड़े के दोनों जीन समान होते हैं, जैसे लंबाई लक्षण के लिए दोनों प्रभावी कैपिटल टी तथा दोनों अप्रभावी स्मॉल टी जीन एक साथ होते हैं, तो इन्हें समयुग्मजी या शुद्ध लक्षणी कहते हैं। इसका आशय ये है कि किसी लक्षण के लिए दोनों कारक या दोनों जीन यदि समान हो, जैसे या तो दोनों जीन कैपिटल टी हो अथवा दोनों जीन स्मॉल टी हो,
तब उसे समयुग्मजी कहेंगे। इसके विपरीत विषमयुग्मजी, यानी जब किसी लक्षण के लिए दोनों कारक असमान हों। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, एक कारक कैपिटल है तो दूसरा कारक स्मॉल है, तो इसे विषमयुग्मजी कहते हैं। अगला शब्दावली है प्रभावी लक्षण। जब तुलनात्मक लक्षण वाले पौधों का या प्रभावी या प्राणी के मध्य संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण प्रदर्शित होते हैं उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। यह लक्षण समयुग्मजी तथा विषमयुग्मजी दोनों स्थितियों में प्रकट होता है। जैसे लंबा पौधा, लंबे पौधे के लिए समयुग्मजी आप कैपिटल टी कह सकते हैं और विषमयुग्मजी के लिए स्मॉल टी और कैपिटल टी कह सकते हैं। कहने का आशय, जब दो विपरीत लक्षण, जैसे एक लक्षण लंबाई के लिए सबसे लंबा हो और लंबाई के लिए दूसरा पौधा बौना हो या छोटा हो, तो यदि इनके बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण प्रदर्शित होता है उसको प्रभावी लक्षण कहते हैं और इसके विपरीत ही अप्रभावी लक्षण है। देखिए, तुलनात्मक लक्षणों वाले पौधे या प्राणी में संकरण कराने पर जो लक्षण प्रथम पीढ़ी में प्रदर्शित नहीं होता, अर्थात अपने को छिपा लेता है, अप्रभावी लक्षण कहलाता है। ये लक्षण केवल समयुग्मजी स्थिति में ही प्रदर्शित होते हैं। इस स्थिति में दोनों सुप्त जीन एक साथ रहते हैं, जैसे बौना पौधा, सफ़ेद पुष्प वाला पौधा इत्यादि। आपके स्क्रीन पर ये संकर पूर्वज संकरण का चित्र दिखाया गया है जिसे बैक क्रॉस कहते हैं। इसका अध्ययन करेंगे आप। अगला टेक्निकल टर्म F1 जनरेशन या प्रथम पीढ़ी, जब दो जनकों के मध्य संकरण कराने के फलस्वरूप उत्पन्न पीढ़ी F1 पीढ़ी कहते हैं। जैसे शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बौने पौधे के मध्य क्रॉस करने पर F1 पीढ़ी में सभी पौधे संकर लंबे प्राप्त होते हैं। द्वितीयक पुत्री पीढ़ी, F1 पीढ़ी के सदस्यों के मध्य क्रॉस करने पर उत्पन्न पीढ़ी को F2 पीढ़ी कहते हैं। जैसे संकर लंबे पौधों के मध्य क्रॉस करने पर F2 पीढ़ी में लंबे तथा बौने पौधे 3:1 के रेशियो में, फिनोटिपिक रेशियो इनका 1:2:1 के अनुपात में प्राप्त होता है। यानी कहा जा सकता है कि जो 3 संबंध एक लंबे और बौने का होता है जिसे आप लक्षण प्रारूप कह सकते हैं, और 1:2:1 जीनोटाइप जिसे आप जीन प्रारूप कह सकते हैं प्राप्त होता है। संकर पूर्वज संकरण, इसका फिगर अभी आप पहले देख रहे थे, इसे ध्यान से फिगर को देखेंगे, इसमें आप पढ़कर भी समझें। यह वह संकरण है जो विषमयुग्मजी संकर संतानों तथा उनके समयुग्मजी जनकों के मध्य कराया जाता है। जैसे विषमयुग्मजी बैंगनी पुष्प वाले पौधे का संकरण प्रभावी समयुग्मजी बैंगनी पुष्प वाले जनक पौधे से कराने पर सभी पौधे बैंगनी पुष्प वाले उत्पन्न होते हैं। परंतु F1 पीढ़ी के समयुग्मजी बैंगनी पुष्प वाले पौधों का संकरण अप्रभावी समयुग्मजी सफ़ेद पुष्प वाले पौधों से कराने पर बैंगनी तथा सफ़ेद पुष्प वाले 50-50% के अनुपात में पौधे प्राप्त होते हैं। ये भी फिगर आपके स्क्रीन पे है, ध्यान से इसका बनाकर अध्ययन करेंगे। अगला टेस्ट क्रॉस, प्रभावी जीनोटाइप वाले पौधे या प्राणियों के संबंध में जब हम जानना चाहते हैं कि वह समयुग्मजी है अथवा विषमयुग्मजी है, तो इनका संकरण शुद्ध अप्रभावी जनक से कराते हैं। इस प्रक्रिया को टेस्ट क्रॉस या परीक्षण संकरण कहते हैं। जैसे समयुग्मजी बैंगनी
पुष्प वाले पौधे को अप्रभावी समयुग्मजी सफ़ेद पुष्प वाले पौधे से क्रॉस कराने पर सभी पौधे बैंगनी पुष्प वाले प्राप्त होते हैं, जबकि विषमयुग्मजी बैंगनी पुष्प वाले पौधे को अप्रभावी समयुग्मजी सफ़ेद पुष्प वाले पौधे से क्रॉस कराने पर 50% संकर बैंगनी पुष्प वाले पौधे तथा 50% शुद्ध सफ़ेद पुष्प वाले पौधे प्राप्त होते हैं। इस प्रकार पौधों की संरचना ज्ञात की जाती है। आइए अब अगला टेक्निकल टर्म पुन्नेट वर्ग देखें। आनुवंशिकी विशेषज्ञ R.C. पुन्नेट ने युग्मकों के अनियमित संलयन संभावित संयोजनों को प्रदर्शित करने के लिए इस संरचना को विकसित किया। यह एक ग्राफी आरेख है जिसके द्वारा किसी आनुवंशिक संकरण प्रयोग में संततियों के सभी संभावित जीनोटाइप व फिनोटाइप की गणना की जा सकती है। संभावित युग्मकों को वर्ग के दोनों ओर सबसे ऊपर की ओर कतार बाईं ओर के स्तंभ में अंकित किया जाता है। सभी संभावित संयोजनों को इसमें बने वर्गों में प्रदर्शित किया जाता है। इस वर्ग के रूप में बन जाने के कारण इसे पुन्नेट वर्ग कहते हैं। आपके स्क्रीन पे शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बौने के बीच क्रॉस कराकर एक पुन्नेट वर्ग बनाकर दिखाया गया है। इसका आप देख रहे हैं जो फिनोटिपिक रेशियो है, यानी लक्षण प्रारूप है 3:1 दिखाई दे रहा है, और जीन प्रारूप रेशियो 1:2:1 दिखाई दे रहा है। इसे पुन्नेट वर्ग की सहायता से एक संकर क्रॉस का वर्णन दिखाया गया है। आइए अब जीनोटाइप और फिनोटाइप में अंतर देखें। आपकी स्क्रीन पर इनमें अंतर 6 अंतर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप कम से कम 5 अंतर को याद करेंगे। आपके स्क्रीन पर समयुग्मजी विषमयुग्मजी में अंतर दिखाया गया है। इसे पहले आपको बताया भी जा चुका है समयुग्मजी क्या होता है, विषमयुग्मजी क्या होता है, तो इसे भी आप पॉज करके पढ़ेंगे जिससे जो अंतर को ठीक ढंग से समझ लें। इस तरह से ये आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।